हेलो मूवी लवर्स, आज मूवी स्ट्राइप्स आपको एक ऐसे साइको किलर की कहानी सुनाएगी जो खुद ही पुलिस को अपने किए हुए सभी कत्लों की जानकारी देता रहता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इतनी सारी जानकारी होने के बावजूद पुलिस उन हत्याओं का कोई सबूत नहीं ढूंढ पाती। उल्टा सबूत ढूंढते ढूंढते कई पुलिस ऑफिसर्स को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। अब सवाल उठता है, यह आखिर कैसे मुमकिन है? इन सब के पीछे ऐसा कौन सा रहस्य है? यही जानेंगे 2018 की एक शानदार क्राइम थ्रिलर कोरियन फिल्म डार्क फिगर ऑफ क्राइम की कहानी से। IMDb 6.7। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित होने पर भी इसकी कहानी इतनी सस्पेंस से भरी हुई है कि ये किसी भी काल्पनिक थ्रिलर मूवी को भी पीछे छोड़ देती है। कहानी का सफर अब शुरू करते हैं। शुरुआत होती है किम से, जो नारकोटिक्स विभाग में एक डिटेक्टिव है। एक दिन एक केस की जांच करते समय किम की मुलाकात ताइहो नाम के एक आदमी से हुई। ताइहो किम को बताता है कि कुछ साल पहले उसने पैसों के लालच में एक लाश से भरा बैग कहीं छुपा दिया था, लेकिन उस बैग के अंदर लाश है ये उसे पता नहीं था। जब किम उससे उस लाश के बारे में पूछता है तो ताइहो बोला बिना पैसे कुछ नहीं बताएगा। किम उसे $100 का नोट और अपनी विजिटिंग कार्ड देता है। पैसे मिलते ही ताइहो खुश हो गया, लेकिन कुछ बताने से पहले ही पुलिस वहां पहुंच उसे गिरफ्तार कर लेती है। किम ने जब हैरान होकर पुलिस से पूछा कि मामला क्या है, तो बताया कि ताइहो अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर भागता फिर रहा है। ये सुनकर किम हैरान रह गया। जो आदमी अभी थोड़ी देर पहले उसके सामने एक मासूम और शांत इंसान बनकर बैठा था, वही अब कातिल निकलता है। ये बात किम के गले नहीं उतर रही। करीब 3 महीने बाद एक दिन अचानक किम को जेल से ताइहो का फोन आता है। उसने बताया कि उसने सिर्फ एक नहीं बल्कि 6 और खून किए हैं, और अगर किम को उन सब की जानकारी चाहिए तो वो आकर उसे जेल में मिले। ये सुन किम के सिर पर बिजली गिर पड़ी। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। दरअसल किम भले ही नारकोटिक्स विभाग में काम करता हो, लेकिन उसे हमेशा से ही क्राइम इन्वेस्टिगेशन में दिलचस्पी रही है। उसे पुराने और अनसुलझे केसेस पर काम करना पसंद है, खासकर वो जो सबूत की कमी के कारण बंद कर दिए गए हो। काफी सोच विचार के बाद किम ताइहो के केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलता है। उसने बताया कि ताइहो की ज्यादातर बातें झूठी होती है। एक बार उसने पुलिस को 3 हत्याओं की जानकारी दी थी, लेकिन उसकी बताई जगहों पर जाकर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। इसीलिए ऑफिसर किम को इस बारे में चेतावनी देता है, लेकिन किम अंदर की जिज्ञासा को रोक न पाकर किसी को बिना बताए ही ताइहो से मिलने चला गया। ताइहो बोला कि पुलिस ने झूठे सबूत इकट्ठा कर उसे फंसाने की कोशिश की है। उसकी बात सुनकर किम को थोड़ा शक हुआ, क्या वाकई वो निर्दोष हो सकता है? तब ताइहो खुद स्वीकार करता है कि उसने हत्याएं की है, लेकिन पुलिस ने जो सबूत उसके खिलाफ जुटाए हैं वो गलत है। वो किम को एक जगह के बारे में बताकर कहता है कि वहाँ उसे असली सबूत मिलेंगे, पर किम उसकी बात पर यकीन नहीं करता। एक कातिल क्यों ही अपनी मर्जी से पुलिस को अपने खिलाफ सबूत देगा? किम को लगा शायद उस ऑफिसर की बात ही सही थी। ताइहो जरूर उसे भटकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी ताइहो बोला वो दरअसल किम से एक डील करना चाहता है। वो चाहता है कि किम उसकी सजा कम करवाए और बदले में वो किम को बाकी हत्याओं की जानकारी देगा। इसके बाद ताइहो उसे एक जगह का नक्शा बनाकर वहाँ से चला गया। अब किम उसकी बातों में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए उस जगह पर जाकर सबूत ढूंढना शुरू करता है। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उसे एक पक्षी के घोंसले में हत्याएं में इस्तेमाल की गई रस्सी और उस लड़की के कपड़े मिले। ये देखकर किम को ताइहो पर थोड़ा भरोसा होने लगा। किम ने ताइहो के बताए अनुसार वो सबूत कोर्ट में पेश किए, जिससे उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर झूठे सबूत गढ़ने के आरोप पर सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही ताइहो की फांसी की सजा घटाकर 15 साल की कैद कर दी गई। हालांकि इस काम से वो इंस्पेक्टर किम पर भड़क गया, लेकिन किम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद किम दोबारा जेल जाकर ताइहो से मिल उससे बाकी 6 हत्याओं के बारे में पूछता है। तब ताइहो एक किताब खोलकर सीरियल वाइज हुई हर हत्या की जानकारी लिखना शुरू करता है और कहां पर सबूत मिलेंगे ये भी वो बताता है। उसे इतनी सफाई से अपने किए गए अपराधों का डिटेल्स लिखते देख किम हैरान रह गया। तब ताइहो कहता है हत्या मेरा पेशा नहीं है, मेरा शौक है। अगर मैं बीच बीच में किसी को ना मारूं तो मेरा दिमाग ठीक नहीं रहता। ये कहकर वो फिर से लिखने लगता है, लेकिन जब 3 खून का डिटेल्स वो लिख चुका था तो वो अचानक रुक गया। किम ने वजह पूछी तो ताइहो बोला बाकी जानकारी देने के लिए उसे उसकी पसंद का एक सनग्लास और कुछ पैसे चाहिए। ये सुनकर किम चिढ़ गया, लेकिन जानकारी उसके लिए जरूरी थी।
इसीलिए वो मजबूरी में ताइहो को पैसे दे देता है। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि जेल में ताइहो सनग्लास का क्या करेगा। तब ताइहो ने कहा, मैं एक सीरियल किलर होते हुए भी यहाँ कोई मेरी इज्जत नहीं करता है और सनग्लासेस पहनकर स्टाइल मारना मैं चाहता हूँ ताकि लोग मेरा सम्मान करें। किम को उसकी ये बचकानी सी डिमांड माननी पड़ी। अब वो ताइहो से मिली जानकारी लेकर जांच के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले वो नदी के किनारे पहुंचा, क्योंकि ताइहो के अनुसार उसने वहां एक टैटू आर्टिस्ट को मारकर उसकी लाश नदी में फेंकी थी। चूँकि यह मामला बहुत पुराना था, आसपास किसी को कुछ भी याद नहीं, तो किम ने सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश की, पर वहाँ के सर्वर रूम से पता चलता है कि इतनी पुरानी रिकॉर्डिंग काम न लगने के कारण डिलीट कर दी गई है। किम को तब समझ आया कि अगर वो ये काम अनऑफिशियली तरीके से करेगा तो उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए वो पहले अपने चीफ से परमिशन लेने जाता है, लेकिन चीफ राजी नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले भी एक ऑफिसर पुराने केस की जांच करते करते भारी मुश्किल में पड़ गया था। अपनी नौकरी और परिवार दोनों खो दिए उसने, और अब वो बेचारा एक पार्क में अटेंडेंट की नौकरी करता है। ये सब सुनने के बाद भी किम हार नहीं मानता। उसकी जिद देखकर आखिरकार चीफ उसे ऑफिशियली परमिशन दे देता है। इसके बाद किम ताइहो के बताए हर लोकेशन पर जांच करने निकल पड़ा। पहले 2 जगहों पर जाकर उसे कोई सबूत नहीं मिलता, मगर वहाँ के लोग उसे आगाह करते हैं कि वो ताइहो पर बिल्कुल भरोसा ना करे, क्योंकि वो झूठा इंसान है। लेकिन किम उनकी बातों को नजरअंदाज कर तीसरे लोकेशन पर पहुंचा। वहाँ उसे पार्क नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है, जिसे ताइहो ने कुल्हाड़ी से काटकर मारा था। लेकिन जब किम वहाँ पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि पार्क अभी भी जिंदा है और पूरी तरह स्वस्थ होकर अपना क्लब चला रहा है। जब किम पार्क से बात करता है तो वो भी वही बात कहता है कि ताइहो की बातों पर भरोसा करना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। ये सब देखकर किम के मन में भी शक होने लगा कि शायद उसने सच में ताइहो की बातों पर भरोसा कर गलती कर दी। अगले सुबह किम फिर ताइहो से मिलने गया और पार्क वाले मामले का जिक्र किया, तो ताइहो कहता है कि उसने इतने लोगों को मारा है कि अब उसे याद नहीं किसे मारा था और किसे छोड़ दिया था। लेकिन किम समझ गया कि अगर ताइहो से आगे कुछ उगलवाना है तो उसे फिर से पैसे देने होंगे। वो ताइहो को कुछ पैसे और उसकी पसंद का वो ब्रांडेड सनग्लास देता है। ताइहो खुश होकर एक और नई लड़की के बारे में बताना शुरू करता है। एक समय वो टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करता था। एक दिन एक लड़की उसकी टैक्सी में बैठी और उस रात मौका पाकर उसने उस लड़की को मार डाला। फिर उसने उसकी लाश का आधा हिस्सा कब्रिस्तान में गाड़ दिया और बाकी हिस्सा नदी में फेंक दिया। ताइहो की बातों के मुताबिक किम उस कब्रिस्तान की खोज में निकलता है। इस बार वाकई उसे एक पुराना कब्रिस्तान मिला, लेकिन पिछले बार जो भी घटा उसके कारण वो अब भी ताइहो पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाता। इसीलिए पहले वो उस लड़की के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। लड़की का नाम था उजीही और ये घटना 2008 की थी। किम उसके घर जाता है, जहाँ उसे केवल उसकी दादी मिली। परिवार में अब कोई और नहीं बचा, और सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि दादी को अब तक ये भी नहीं पता कि उनकी पोती अब इस दुनिया में नहीं है। वो किम से हाथ जोड़कर अपनी पोती को ढूंढने की विनती करती है। ये देखकर किम कुछ कह नहीं पाता और उन्हें भरोसा दिलाकर वहाँ से निकल आया। फिर वो ये पता लगाने निकला कि ताइहो ने टैक्सी ड्राइवर के रूप में कहाँ काम किया था। बहुत ढूंढने के बाद वो एक गैराज पहुँचता है, लेकिन वहाँ से भी कोई खास जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि ताइहो वहाँ सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करता था। इसके बाद किम स्थानीय पुलिस की मदद से उस कब्रिस्तान की खुदाई करवाने जाता है, लेकिन वहाँ जाकर देखा कि कब्रिस्तान में पहले से ही खुदाई का काम लगा हुआ है, क्योंकि अब वहाँ एक नई टावर बनाने की तैयारी चल रही थी। ये देखकर किम बहुत चिंतित हो उठा और उसने उन मजदूरों को कुछ समय के लिए काम रोकने की गुजारिश की। फिर वो पुलिस के साथ मिलकर लाश के अवशेष खोजने की कोशिश में लग गया, लेकिन इतने साल पुराने केस में सबूत मिलना बेहद ही मुश्किल था। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ उन्हें सिर्फ जानवरों की हड्डियां मिली, कोई इंसान की नहीं। पुलिस वाले भी किम पर नाराज होकर वापस लौट गए, लेकिन किम हार नहीं मानता। उसे अंदर से महसूस हो रहा है कि वहाँ कुछ न कुछ जरूर है, इसलिए उसने अकेले ही खुदाई जारी रखी। उसका आत्मविश्वास देखकर वहाँ इंस्पेक्टर जो के मन में भी उम्मीद जागी और वो भी किम की मदद के लिए वहीं रुक जाता है। दोनों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें इंसानों की हड्डियों के कुछ टुकड़े मिलते हैं। अगले दिन किम उन फोटो को सबूतों के तौर पर सरकारी वकील यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दिखाने जाता है। वो चाहता था कि इन सबूतों की मदद से ताइहो को सजा दिलवाई जाए, लेकिन वकील ने तस्वीरें देखकर कहा, इन मामूली सबूतों से ताइहो पर कोई केस नहीं बन सकता। इतने पुराने मामलों में
ठोस सबूत के बिना उसे दोषी साबित करना असंभव है। ये सुनकर किम फिर से ताइहो से पूछताछ करने गया, लेकिन इस बार उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। इंटेरोगेशन रूम में कैमरा लगाए गए थे ताकि ताइहो की हर बात रिकॉर्ड हो सके, लेकिन ताइहो ये सब समझ गया और बहुत ही सतर्क हो गया। फिर जब किम ताइहो से उजीही की हत्या के बारे में सवाल करता है तो ताइहो ने पूरे मामले से इनकार कर दिया और चिल्लाते हुए कहता है कि किम ने उसे पैसे खिलाकर झूठे कबूलनामा करवा लिया था और उसे इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं। ये सुनकर तो किम हक्का बक्का रह गया। वो समझ गया कि ताइहो फिर से उसके साथ चालबाजी कर रहा है, पर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर ताइहो फुसफुसा कर कहता है, किम चाहे तुम कुछ भी कर लो, असली सच्चाई कभी बाहर नहीं ला पाओगे। ये देखकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी काफी निराश होकर किम पर ही गुस्सा करने लगता है कि उसने ताइहो को पैसे क्यों दिए। किम भी यहाँ काफी परेशान है। ताइहो का कबूलनामा न होने की वजह से सब कुछ फंसता जा रहा है। इतने पुराने केस में बिना उसके कबूल के कोई सबूत निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। पर यह अंत नहीं था। किम की निराशा को और बढ़ाने के लिए बाहर एक और झटका उसका इंतजार कर रहा था। बाहर निकलकर उसे पता चला कि कब्रिस्तान से मिले अवशेषों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और वो हड्डियां उजीही की नहीं है। उसकी हत्या 2008 में हुई थी, पर फॉरेंसिक रिपोर्ट में मिली लाश उस लड़की की है जो उससे 4-5 साल पहले ही मर चुकी थी। ये जानने के बाद तो किम ने इस केस से उम्मीद लगभग छोड़ ही दी, पर उसके मन में सवाल उठता है कि अगर वो लाश उजीही की नहीं है तो किसकी है और किसने ही उसे मारा है। ये सारे सवाल किम को एक अजीब जिक्सो पजल में गिरा देता है। किम के पास और कोई रास्ता न बचने पर वो आखिर में एक्स कैप्टन मा से मिलता है, जिसके बारे में किम के बॉस ने बताया था, यानी वही आदमी जिसने पुराने केस की तहकीकात में फंसकर नौकरी खो दी थी और अब पार्क में काम करता है। जब किम ने ताइहो के बारे में कैप्टन मा से पूछा तो उन्होंने बताया कि ताइहो एक झूठा आदमी है। वो खुद को निर्दोष साबित करने के लिए तुम्हारा ही इस्तेमाल करेगा, गलत जानकारी देकर तुम्हें व्यस्त रखेगा और अगर तुम किसी तरह असली सबूत तक पहुंच भी गए तो ताइहो अदालत में उन सारे सबूतों को नकार देगा और सारा दोष तुम्हारे ऊपर डाल देगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो उल्टा किम को ही खून में फंसा दे, जिससे कि किम की प्रमोशन रुक जाए और सबके सामने अपमान सहना पड़े वो अलग, साथ में नौकरी भी छिन सकती है। कैप्टन मा इसीलिए ये सब कह पाता है क्योंकि वो खुद भी ताइहो के केस की तहकीकात में इसी तरह फंस चुका था। इसीलिए वो किम को सावधान और इन सब से जितना दूर हो सके रहने की सलाह देता है। पर किम भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। अब वो वहाँ से लौटकर इंस्पेक्टर जो के साथ मिलकर ताइहो द्वारा बताए गए हर एक केस का विस्तार से एनालिसिस करना शुरू करता है। ताइहो के अनुसार पहली हत्या उसने किशोर उम्र में की थी, पर बहुत पुराना मामला होने के कारण कोई जानकारी नहीं मिल पाती। दूसरा उसने तब किया था जब वो टैक्सी चलाता था, मगर उसका भी कोई प्रूफ नहीं मिला। तीसरी हत्या पार्क नाम के आदमी का, जो कि अब भी जिंदा है और भला चंगा है। लिस्ट के मुताबिक चौथी हत्या कॉलेज के सामने हुई, उसमें भी जांच में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। छठे नंबर की हत्या में ताइहो अभी सजा काट रहा है। तो अब आते हैं 5वें नंबर की हत्या पर। ताइहो के अनुसार उसने हाल ही में एक बिल्डिंग के पास एक लड़के की हत्या की थी। क्योंकि यह घटना हाल ही में घटी है तो फिलहाल यही किम और जो के पास एकमात्र उम्मीद बनी हुई है। हालांकि अब तक उस हत्या का कोई भी सबूत नहीं मिला है, लेकिन किम का भरोसा था कि अगर वो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करेंगे तो कोई न कोई सबूत वो जरूर ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद वो और जो मिलकर अब इस केस की तहकीकात में जुट जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ताइहो ने 6 नहीं बल्कि 7 हत्याएं की थी, तो 7वां शख्स कौन था? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। अगले दिन किम ताइहो द्वारा बताए गए लोकेशन पर जाकर अच्छे से तलाशी लेता है, पर कोई खास सुराग नहीं मिलता। फिर वो वापस ताइहो के पास जाकर 5वें नंबर के केस के बारे में और पूछताछ करता है। एक रात नशे में उसने उस शख्स पर चाकू से वार किया और मार दिया, फिर लाश को आग में जला दिया और आग में उसकी पसंदीदा लेदर जैकेट भी जल गई थी। ये सुनकर किम उसी समय आग में जले लोगों की लिस्ट निकलवाता है और वहाँ से उसे एक ऐसा शख्स भी मिला जिसकी जानकारी ताइहो के बयान से मेल खाती है। फिर किम उस घटना के बारे में और जानकारी जुटाने लगा। वो क्राइम सीन पर जाकर अच्छी तरह तलाशी करता है, लेकिन जल जाने की वजह से वहाँ ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। मगर निकलते समय किम की नजर एक चीज पर पड़ती है, एक जूते का निशान। साथ ही उसे एक चाकू का हैंडल भी मिला कि शायद यही चाकू हत्या में इस्तेमाल हुआ था। इसीलिए वो हैंडल सबूत के तौर पर संभाल कर रख लेता है।
मगर जूते का कोई अता पता नहीं मिला। इसके बाद किम और जो मिलकर आसपास की सारी दुकानों में ताइहो की उस जली हुई जैकेट की तलाशी शुरू करते हैं। लेकिन जो को शक है कि ताइहो जैसा चालाक किलर इतनी आसानी से खून के बाद अपनी जैकेट किसी के पास मरम्मत के लिए दे दे। लेकिन किम को पूरा यकीन था कि जरूर वो जैकेट मिलेगा, क्योंकि खूनी के साथ साथ ताइहो बहुत गरीब भी था। क्योंकि अगर वो गरीब ना होता तो किम को यूं ब्लैकमेल कर पैसे नहीं मांगता। उसके लिए ओरिजिनल लेदर जैकेट एक कीमती चीज है जिसे वो कभी छोड़ना नहीं चाहेगा। आखिरकार बहुत पूछताछ और खोजबीन के बाद एक बूढ़े आदमी के पास उसे जैकेट का पता लगता है और उसी रात कोई एक जली हुई लेदर जैकेट मरम्मत के लिए दे गया था। किम जब उसे ताइहो की तस्वीर दिखाता है तो वो बूढ़ा उसे पहचान नहीं पाता। उम्र की वजह से वो ठीक से कुछ याद नहीं रख पाता। किम हताश हो गया। इतनी मेहनत के बाद भी वो फिर से जीरो पर आकर अटक गए हैं। हारना किम की डिक्शनरी में नहीं है। उसने एक और नया आइडिया निकाला। सरकारी वकील के पास जाकर उसने रिक्वेस्ट की कि ताइहो को एक दिन के लिए उसके हवाले कर दिया जाए, ताकि वो ताइहो को क्राइम सीन पर ले जाकर उस दिन की घटनाओं की नाटकीय पुनरावृत्ति कर सके, यानी कि वो फिर से वही सब दोहराए। पहले सरकारी वकील इस पर राजी नहीं होती। एक तो अब तक ताइहो के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है, ऊपर से वो मानसिक रूप से विकृत है। कौन सा कातिल अपनी हत्या के सबूत खुद पुलिस के हवाले कर देता है। पर बाद में किम के काफी रिक्वेस्ट पर वकील एक दिन का मौका देने को राजी हो जाती है। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो किम को भारी सजा भुगतनी पड़ सकती है, शायद उसकी नौकरी भी चली जाए। ये जानते हुए भी किम जोखिम उठाने को तैयार है। अगले दिन वकील और पुलिस की मौजूदगी में ताइहो को क्राइम सीन पर ले जाया गया। वहाँ ताइहो निसंकोच बेशरम होकर नाटक कर दिखाने लगा कि उसने उस शख्स को कहाँ और कैसे मारा था और हत्या के बाद उसने कहाँ आग में उसे जलाया। आखिर में उसने अपना जूता नदी के किस हिस्से में फेंका। ये सारी चीजें वो करके दिखाता है। अब नदी के उस हिस्से से ताइहो का वही जूता बरामद भी किया गया। इन सब सबूतों के आधार पर केस को एक ठीक ठाक रूप तैयार कर अगली सुबह ताइहो को अदालत में पेश किया गया। पर आखिर वही हुआ जिसका कैप्टन मा ने किम को चेतावनी दी थी। कोर्ट में ताइहो ने सारे आरोपों को नकार दिया और कहा कि किम ने उसे महंगे गिफ्ट्स और पैसे देकर झूठा कबूल करवाया है। साथ ही नदी से निकले वो जूते का साइज भी ताइहो के पैर से मेल नहीं खाता और चाकू के हैंडल पर भी उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। ऐसे फर्जी सबूत दिखाकर कोर्ट का समय बर्बाद करने के आरोप में किम को बहुत अपमान के साथ अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी। पर नौकरी खोने से ज्यादा उसके लिए ये कष्टदायक था कि ऐसे एक चालाक खूनी को वो सजा नहीं दिला पाया। उसने कोर्ट में कहा, पैसे मैंने झूठी गवाही देने के लिए नहीं बल्कि ताइहो के मुंह से सच्चाई उगलवाने के लिए दिया था। उसने ये भी कहा कि ताइहो जैसा चालाक और खतरनाक अपराधी समाज में नहीं रहना चाहिए। 15 साल की सजा के बाद जब वो बाहर आएगा तो उसकी उम्र केवल 50 होगी। तब भी वो खून करने में सक्षम रहेगा और जेल में रहकर वो और भी चतुर और खतरनाक हो सकता है। इसीलिए किम चाहता है कि किसी भी तरह से ताइहो को नए अपराध करने से रोका जाए। मगर कानून भावनाएं नहीं सबूतों पर चलती है और सबूतों के अभाव में ताइहो की पुरानी सजा बरकरार रखी गई। बहुत ही निराश होकर घर लौटने पर किम उसी फॉरेंसिक रिपोर्ट और कंकाल की तस्वीरों को ध्यान से देख रहा था। तभी उसे एक अजीब बात गौर की। जिस लड़की की अस्थियां मिली थी उसके शरीर में प्लास्टिक का बर्थ कंट्रोल डिवाइस लगा हुआ था। किम को खुद पर गुस्सा आया कि कैसे उसने ये इतना बड़ा क्लू मिस कर दिया। उसने फौरन कंट्रोल रूम में 2004 के आसपास में गायब हुई लड़कियों की लिस्ट और उस समय बर्थ कंट्रोल डिवाइस लगाए जाने वाली लड़कियां, इन दोनों की लिस्ट निकलवाई। दोनों लिस्ट में एक नाम कॉमन निकल कर आया, मियोन। अब किम और उसकी टीम ने मियोन के बारे में पता शुरू किया और एक वक्त पर पता चला कि मियोन के पास खून से कुछ दिन पहले एक नंबर से बार बार कॉल आता था। जब उस कॉल की डिटेल्स निकाली गई तो वो नंबर ताइहो की बहन के नाम पर रजिस्टर था। ये सुनकर किम अचंभित हुआ। वो पहले मियोन का पता निकाल कर पूछताछ करने जाता है। वहाँ जाकर वो उसकी माँ और मियोन के बेटे से मिला। पता चला कि मियोन और ताइहो के बीच प्यार का रिश्ता था। मियोन के पति से तलाक के बाद वो ताइहो के साथ जुड़ गई, लेकिन मियोन के बेटे को ये रिश्ता कभी पसंद नहीं था। उधर ताइहो के बर्ताव में भी धीरे धीरे बुरे बदलाव आने लगे। फिर एक दिन जब मियोन ने ताइहो की अनैतिक हरकतों के बारे में जाना तो उसने ये रिश्ता तोड़ना चाहा और तब ताइहो ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। उसने उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर आधा कब्र में दफनाया और आधा नदी में बहा दिया। मियोन का बेटा उस वक्त काफी छोटा था, इसलिए उसकी माँ डर के मारे पुलिस के सामने कुछ भी नहीं बोली।
वो नहीं चाहती थी कि उसका नाती इन झंझटों में फंसे। सारी बातें जानने के बाद किम अब ताइहो की बहन से मिलने जाता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वहाँ उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा था। पहले ताइहो की बहन ने सब कुछ नकार दिया, तब किम ने उसे भरोसा दिलाया कि ये सारी घटनाएं बहुत पुरानी है और अब इस जानकारी के आधार पर उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये सुनकर उसने राहत की सांस ली और फिर सब कुछ स्वीकार किया कि वो अपने भाई के सारे अपराधों के बारे में जानती है। इतना ही नहीं, ताइहो का पहला शिकार उसका अपना ही परिवार था, यानी कि वो 7वां खून। ये सुनकर किम भी सन्न रह गया। आगे ताइहो की बहन बोली, एक दिन जब वो स्कूल गई थी, उसी मौके का फायदा उठाकर ताइहो ने बाबा की बेरहमी से हत्या कर दी। जब स्कूल से घर लौट मैंने ये सब देखा तो ताइहो ने मुझे भी धमकाया और मुझे बाबा के हत्या के सबूत मिटाने पर मजबूर किया। ये सब बताते हुए ताइहो की बहन फूट फूट कर रोने लगी। किम उसे दिलासा देकर वहाँ से निकलकर सीधा ताइहो के पास पहुँचा और उसे बताया कि वो उसके बाबा और मियून दोनों के बारे में सब जान चुका है। ये सुनकर ताइहो घबरा गया, लेकिन उसे यकीन था कि किम उसे सजा नहीं दिला पाएगा, क्योंकि उसके पिता की हत्या को 15 साल से ज्यादा हो चुका था और कोरिया के कानून के अनुसार 15 साल से ऊपर हो चुके अपराध की सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन मियून की हत्या को अभी 15 साल पूरे नहीं हुए थे, इसीलिए ताइहो को फिर से अदालत में पेश किया गया। इस बार किम ने कोई कमी नहीं छोड़ी। ताइहो अब कहीं बचकर नहीं भाग सकता। जांच के दौरान उसे एक महिला मिली थी जिसने उस दिन ताइहो को लेदर जैकेट पहने हुए देखा था। उसे वो जैकेट इतनी पसंद आई थी कि उसे ताइहो का चेहरा बहुत अच्छे से याद है और वो महिला अदालत में ताइहो और उसकी जैकेट दोनों की पहचान कर ली। साथ ही मियून के बेटे को भी गवाही के लिए बुलाया गया। उसने बताया कि उसकी माँ और ताइहो के बीच रिश्ता था और ताइहो ने ही उसकी माँ का खून किया है। इन सारे पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने ताइहो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और किम को उसकी नौकरी वापस दे दी गई। इतना ही नहीं, उसके साहस, धैर्य और लगन के लिए उसे विशेष पुरस्कार और साथ ही प्रमोशन भी दिया गया। लेकिन फिर भी किम रुका नहीं। वो अब भी उस लड़की ओजिही की तलाश में जुटा रहा। दूसरी ओर ताइहो सारी आशाएं खोकर एकदम पागलों की तरह हो गया। इतना तेज दिमाग जब बंद हो जाता है तो वो अपना संतुलन खो देता है और वही हुआ ताइहो के साथ। उसने मानसिक रूप से टूटकर जेल के अंदर ही आत्महत्या कर ली। इस तरह एक खतरनाक साइकोपैथ सीरियल किलर की कहानी यही खत्म हुई। चूँकि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसीलिए इसमें किसी काल्पनिक अंत की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन सच कहे तो ये असली कहानी किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताएं। तो इस वीडियो को लाइक और अपने लोगों को शेयर जरूर कर दें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें और हाँ, हाइप कमेंट्स में हमें पॉइंट्स जरूर दे ताकि हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।